अच्छा, फोर्सेस एंड मोमेंट्स हमारे चैप्टर का नाम है आज, फोर्सेस एंड मोमेंट्स। ठीक है, इसमें मैं जो जो चीजें आपसे पूछूंगा आपने मुझे कोशिश करनी है आंसर देते जाना है। ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपके जो है ना इसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फातिमा बताएं, हमारे पास कितने एक्सेस होते हैं टोटल? एक्स एक्सेस और उसके बाद वाई एक्सिस। वाई एक्सेस। ठीक हो गया। अच्छा असल अब मेरे पास ये एक वेक्टर है, क्लियर। इस वेक्टर को हम कोई भी फोर्स कहते हैं, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू है 100 न्यूटन्स एंड इट्स गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं ज़रा बिल्कुल बेसिक्स पे तो नहीं जाऊंगा, साइन कॉस के आपको पता है, मैं थोड़ा सा और आपके साथ वो टेक्निकल क्वेश्चंस करूंगा। ये हमारे पास एक और वेक्टर है इस तरफ, क्लियर। इसकी वैल्यू है 300 न्यूटन्स, क्लियर। और इसी जगह से हमने यहाँ पे कोई ना कोई वेट हैंग किया हुआ है जिसकी वैल्यू है लेट्स सपोज 600 न्यूटन्स। चलें, अब आप लोगों ने एक काम करना है, थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज करना है और आपने मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एंड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑन पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, ठीक है। नेट फोर्स एट पॉइंट पी कितनी है ये आपने निकालनी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि आप मुझे डायरेक्शन बताएंगे, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मींस कि एंगल बताना है रिजल्टेंट फोर्स का क्या है विद एक्स एक्सिस, ठीक है, विद 300 न्यूटन फोर्स। चलें, आप बस एंगल फाइंड कर लें, वो आगे मैं बता दूंगा किसके साथ आंसर है। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चले मुझे थोड़ा सा गाइड करें, आप वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? मुझे बताएं, 3 वेक्टर्स हैं, किसके कंपोनेंट की जरूरत नहीं है? ये जो कंपोनेंट है दिस वन, इसके इस वेक्टर के कोई कंपोनेंट आपने बनाने नहीं, बताने ना, नहीं। नहीं बनाने, इसके कंपोनेंट्स की आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा इसी तरह से ये जो वेक्टर है हमारे पास 300, इसके साइन कॉस बनेंगे? नहीं। नहीं बनेंगे। चलो अब जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट बनाते हैं। अब ये जो रेड वाला कंपोनेंट है इसका नाम क्या है? 100 कॉस ये साइन, 100 cos 60। गुड, 100 कॉस 60, ठीक है अशर, इसका नाम होगा 100 कॉस 60। और इसके बिल्कुल सामने कंपोनेंट बनाता हूँ ग्रीन वाला, चलो ये 100 sin 60। ये हो 100 जाएगा sin 100 60। साइन 60। अब इसको सॉल्व करो, शाबाश। अब आपने क्या करना है अशल, टोटल वर्टिकल फोर्सेस बताओ और टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बताओ, यानी टोटल एफ एक्स और टोटल एफ वाई निकालो, तब आपके पास आंसर आएगा। टोटल एफ एक्स निकालो और टोटल एफ वाई निकालो, यानी असल टोटल वर्टिकल फोर्स निकालो और टोटल हॉरिजॉन्टल। अगर ये आपके पास आ जाए फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये असल के लेफ्ट को राइट को डील करना है, वर्टिकल का मतलब है कि आपको और डाउन को डील करना है। ओके सर। सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड होगा, ऑपोजिट होंगे तो माइनस होगा। फातिमा फैन बंद कर दो, फातिमा। सर 250 आ रहे कौन से वाला, एफ एक्स या एफ वाई? एफ एक्स। एफ एक्स। मुझे बताओ 100 cos 60 का आंसर क्या बना है इसका? इसका 50 सर। 50, ओके 50 न्यूटन्स। और हाँ 250 आ रहा है, वेल डन। तो टोटल एफ एक्स की वैल्यू है 250 न्यूटन्स टूवर्ड लेफ्ट राइट, जी सर। टूवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरे का निकालो। सर 550। 550, एक मिनट, 550 डाउनवर्ड, श्योर? जी। फातिमा 550 नहीं आएगा, उसकी रीजन है कि 100 साइन 60 की वैल्यू चेक करो, 86.6 आएगा। जी सर, सॉरी, मैंने 100 sin 50 कर लिया था। हाँ कोई बात नहीं, करो। सर ये दूसरे वाले में क्या निकालना है? ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये है ना, ये 600 हाँ टोटल डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। जी। और ये वाली टोटल अपवर्ड फोर्स है। अब इन दोनों को माइनस करें, सर 513.4।
513.4 और फातिमा इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी ना, डाउनवर्ड जी। 513.4 ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल फोर्स डाउनवर्ड, ठीक हो गया, डाउनवर्ड। ओके अच्छा, अब आपके पास असल टोटल अपवर्ड फोर्स भी आ गई है और टोटल लेफ्टवर्ड भी आ गई है और टोटल डाउनवर्ड भी आ गई है। इट मींस अगर मैं अब आपकी डायग्राम को ट्रांसफॉर्म करूं तो मैं कहता हूं आपकी डायग्राम ऐसे नहीं हो गई कि डाउनवर्ड फोर्स ये आ गई है आपके पास विच इज 513, क्योंकि आपने खुद फाइंड किया ना, फातिमा ने की है ये, और जो टोटल फोर्स इस तरफ है ये भी आपने निकाल दी है। ये कितनी है? 250 न्यूटन। 250। 250 न्यूटन्स। अब आप मुझे बताएं, आपने इन वेक्टर्स की टेल्स को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास ये आ जाए अब आप रिजल्टेंट फोर्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है, ठीक है फातिमा। पैरेललोग्राम के लिए हम ये करेंगे कि इसके सामने ऐसे डॉटेड लाइन लगा देंगे, ठीक है ऐसे, और जी इसके सामने ऐसे डॉटेड लाइन लगा देंगे। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपने पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक हो कैशल। अच्छा जैसे ही सर हमने ये डॉटेड डायग्राम लगा दी, डॉटेड लाइंस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे फातिमा। लेकिन अब इस रिजल्टेंट को हम करेंगे मैथमेटिकल मेथड से। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, क्लियर। अब मुझे ये नहीं पता कि इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो असल अब आपकी मर्जी है, आप ट्रायंगल 1 लेते हो ट्रायंगल 2 लेते हो, कौन सी ट्रायंगल लेते हो? सर हाँ ट्रायंगल 1 ले लेते, चलें ट्रायंगल 1 अगर हम लें तो फिर ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, सही है। अब आप मुझे बताएं ट्रायंगल 1 में थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, जी ठीक है। थीटा के साथ फातिमा क्या चीज़ है? बेस है, और थीटा के सामने ये हाई हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे हाई हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? बताएं, अभी नेट फोर्स आने वाली है, शाबाश। तो ए पार्ट कंटिन्यू है। नेट फोर्स के लिए अब आपने करना है टोटल एफ एक्स का स्क्वायर फातिमा प्लस टोटल एफ वाई का स्क्वायर, और आखिर में कर देना है स्क्वायर रूट। क्या चीज? स्क्वायर रूट। चलें एक्चुअली यहाँ से क्या आंसर बनता है देखें। फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, ये एक्सिस वाली फोर्स है दिस वन, और फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस भी है, वो ये है, ठीक है। टोटल वर्टिकल फोर्स भी है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है। अब आप इन दोनों को सर 571 न्यूटन। 571 न्यूटन, वेरी गुड फातिमा। अच्छा ये फातिमा ने क्या किया जी, हमारे पास वो निकाल दी, रिजल्टेंट फोर्स का आंसर निकाल दिया फातिमा ने, ठीक हो गया। अब एक मसला है, जैसे ही अब ये आंसर तो आ गया, अब हमारे पास डायरेक्शन में इशू है, हमें ये नहीं पता थीटा कितना है, सही है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे थीटा फाइंड करने के लिए? सर इसमें tan लगा सकते हैं, tan यस, थीटा। tan थीटा लगाएं, शाबाश। tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस ओवर फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है सर। जी सर। tan इनवर्स जो फोर्सेस अलॉन्ग कंपोनेंट वाली फोर्स है उसको मैं येलो से वो कर रहा हूँ। एक फोर्स ये वाली है आपके पास, ये 250 न्यूटन्स, और एक फोर्स आपके 513, ये एक एफ वाई है और एक एफ एक्स है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है और एक फोर्स वर्टिकल है, ये ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल है और ये दूसरी वाली वर्टिकल है, ग्रीन वाली ये वर्टिकल है। एफ वाई है और ब्लू वाली एफ एक्स है। तो 513.4 ओवर 250 सर 64 डिग्रीज ओवर 250। सो अच्छा 64 डिग्रीज, ये फातिमा ने आंसर निकाल दी है 64 डिग्री, ठीक है, गुड हो गया। अब 64 डिग्री तो आ गया, 64 डिग्री किसके साथ है अब हम ये देखेंगे ना, सही है। आपका लार्जर एंगल हमेशा स्मॉलर फोर्स के साथ होता है, ये आप याद रख लें। जब आपका एंगल 45 क्रॉस करता है ना, आपने ये बात याद रखनी है, आपका लार्जर एंगल हमेशा, मतलब ये लार्जर एंगल है ना 45 से ज्यादा है, ये लार्ज एंगल आपका हमेशा स्मॉल वाली फोर्स के साथ होगा, स्मॉल वाली। अब स्मॉल वाली एफ वाई एफ एक्स है, देखते हैं। दिस वन इज स्मॉल और दिस वन इज स्मॉल, कौन सी स्मॉल है इन दोनों में से?
हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है ये आपका जो एंगल आया ये वाला, ये हमारे पास आ गया 64 डिग्री। तो इस तरफ से अगर हम आएंगे तो 64 डिग्री आएगा ये, ठीक है। और अगर हम ये एंगल लेंगे तो फिर हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 6 और 30 26, फिर 26 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो 64 डिग्री विद 250 न्यूटन्स। या फिर अगर नॉर्थ साउथ से भी जा सकते हैं एंगल के लिए, देखें, लुक एट दिस फातिमा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सही लगा है, ये ईस्ट साइड होता है। फातिमा, वेस्ट ईस्ट ठीक लगाया मैंने। अब फातिमा को ये पता लग गया कि ये एंगल है हमारे पास 64 डिग्री, तो फातिमा इस तरह भी कर सकती है कि 64 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट साउथ, ठीक है। आई समझ? जी लेफ्ट सर। साइड ठीक है, चेक करो फातिमा, ये लेफ्ट साइड पे ईस्ट होता है, मुझे लगता है वेस्ट गलत लगाया है, यहाँ पे होता है ये ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, सही है। अब अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास एंगल की वैल्यू बनती है 64 डिग्री ईस्ट से साउथ, ठीक है, ईस्ट से साउथ 64 डिग्री। या फिर अगर आपने दूसरा एंगल करना है तो आप यूं भी कर सकते हैं 26 डिग्री साउथ से ईस्ट, ये वाला एंगल 26 डिग्री हो सकता है, ये वाला, ठीक है अश्विन? जी सर। ये देखो, क्लियर? अभी ये वाली बेसिक साइंस समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब इससे जरा एडवांस लेवल पे जाते हैं हम, नेक्स्ट लेवल पे वेक्टर्स में, क्लियर? अब हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक वेक्टर एक्स है, ये वाला, और फातिमा एक वेक्टर ऐसे है वाई, सही है। एग्जामिनर कहता है कि आप बताएं कि एक्स प्लस वाई, अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, एक्स प्लस वाई बताएं डायरेक्शन किधर होगी और एक्स माइनस वाई की डायरेक्शन किधर होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर एक्स और एक वेक्टर वाई, कोई वैल्यूज कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन मांग रहे हैं। अब आपने क्या करना है, हेड टू टेल रूल पे आने, किस पे? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। सर ये एक्स के पॉइंट से लेके वाई के पॉइंट पे जाएगी ना? देखो डायरेक्शन बनानी है ना, अब उसके लिए हमने काम करना है। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि अगर हम एक वेक्टर को प्लॉट करते हैं एक्स को, तो हम उसके हेड के साथ, सपोज करिए हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक्स के हेड के साथ उसी ओरिएंटेशन पे वाई की टेल जोड़ देनी है। वाई को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जिस डायरेक्शन में वाई था उसी डायरेक्शन में वाई बना देते हैं हम, सेम लेंथ के साथ, ठीक है, जितनी लेंथ उधर गिवन है ना उतनी। अब मैंने एक्स यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल मिला दी है। क्या किया है? सेकंड की टेल मिला दी है। अब जैसे ही फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल मिलाई है, तो अब आप रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगा सकते हैं, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स। आई समझ? जी सर। समझ आइए, एक्स जी प्लस जी वाई कैसे किया है? जी फर्स्ट जी। के हेड के साथ फातिमा सेकंड की टेल मिला दी है, और आखिर में फर्स्ट के टेल को सेकंड के हेड से मिला दिया, जी सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन यही क्या है, असल एक्स माइनस वाई करो, क्या करो? एक्स माइनस वाई। अब असल एक काम करेगा, एक्स माइनस वाई में एक्स असल वैसे ही प्लॉट करेगा। याद रखें, वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर होते ऐड ही हैं। लेकिन अब इस वाई को मैं फ्लिप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा असल? फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि y के साथ माइनस आ गया है। माइनस का मतलब ये है कि असल y के एरो को नीचे लाना पड़ेगा ऐसे। जब माइनस साइन आता है ना फातिमा, हमने उसके साइन को माइनस की वजह से उसके एरो को फ्लिप करना है। तो एरो को फ्लिप करने का मतलब ये कि हम वो जो रेड वाला वेक्टर है, रेड वाला, उसको हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, लेकिन अब वो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो। अब मैंने क्या किया है, एक्स माइनस वाई को बेसिकली करना ऐड ही है, मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेम चीज सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाना है। ये सेकंड वेक्टर है, तो इसकी टेल को मैं मिला रहा हूँ, सेकंड वेक्टर की टेल को, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्ट के लिए इसके एरो ऊपर की तरफ था, इस एरो को मैं इधर ले आया हूँ, फ्लिप कर दिया मैंने, ठीक है। एरो को क्या किया है? फ्लिप कर दिया है। अब जैसे ही फ्लिप कर दिया एरो, अब दोबारा आप क्या करें, फर्स्ट की टेल को यहां से जोड़ दें,
इसके साथ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया एफ नेट, ये एफ नेट आ गया। आई समझ? जी सर। तो सर अब ये एरोस का किस तरह पता चलता है कि एरोस किस तरफ लगाने हैं? जो फर्स्ट वेक्टर इसको लेते हो ना, उससे लेके सेकंड के हेड तक जाना है। हाँ लाइक ये तुमने फर्स्ट वेक्टर लिया था ना यहाँ पे फर्स्ट, जी इसके टेल से स्टार्ट करना है और देखो सेकंड के हेड तक जाना है, ये सही सेकंड का सही हेड होगा। तक। इधर भी देखो, ये फर्स्ट की टेल है, इसे स्टार्ट करना है, सेकंड के हेड तक जाना है। सही होगा सर। सही है, समझ आ गई जी जी। फातिमा, ये बात क्लियर होगी? जी सर। सो वेक्टर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर्स बेसिकली ऐड होते हैं। क्या होते हैं? ऐड। अच्छा, अगला सिनेरियो। अब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आपने देखा होगा कि एक हमारे पास साइन बोर्ड है या कोई चीज है, उसका यहाँ से वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ये वेट आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास उसमें वो चीज है, लेट सपोज ये ब्लू कलर से, ठीक है, ये हमारे पास इस वायर के अंदर क्या है, टेंशन है। क्या चीज? टेंशन है। और अब आपको अगर क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर हमें कहता है कि आप इस तरह करें कि बताएं कि अगर वेट की वैल्यू है हमारे पास, लेट सपोज मिसिंग है, वेट की वैल्यू नहीं पता, और यहाँ पे अशल कहते हैं कि सर मैंने एक रॉड के साथ एक वेट हैंग कर दी है, कोई मैस, और वो मैस है 7.5 किलोग्राम। यहाँ पे अशल कहता है कि सर इसकी वैल्यू है 300 न्यूटन्स, ये एंगल है 60 डिग्री, और फातिमा ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर। चलें, अब अगर हम थोड़ा सा इसका वो निकाल लें, मोमेंट्स का आइडिया जरा मुझे अप्लाई करके दिखाएं। यहाँ पे मोमेंट्स का आइडिया आप यूज करेंगे और आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द वेट ऑफ रॉड, मुझे वेट ऑफ द रॉड ढूंढ के बताएंगे। सही है, चलें, आइडिया ऑफ मोमेंट यूज करके वेट ऑफ द रॉड बताएं। कौन कौन से क्लॉकवाइज है, कौन से एंटी क्लॉकवाइज है? ये पिवट है हमारे पास, ये क्या चीज है, ओहो, ये पिवट है हमारे पास, ठीक है, ये पिवट है हमारे पास। यूज दिस पिवट पी, पॉइंट पी को यूज करके आप मुझे वेट निकाल के दिखाएं, इस रॉड का वेट कितना है, ये अननोन है। अच्छा, सोचिए कौन कौन से क्लॉकवाइज है, कौन कौन से एंटी क्लॉकवाइज है। इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सर टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स लगा सकते हैं इसमें? टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टोटल एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं फातिमा। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हम लगा सकते हैं। अब क्लॉकवाइज में कौन कौन से आ रहे हैं, ये देखें, क्लॉकवाइज में हमारे पास सबसे पहले ये मोमेंट आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है ना, 7.5 वाला। जी। अच्छा, उसके बाद ये वेट वाला, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, लेकिन जो टेंशन का साइन थीटा है, ये देखो, ये कंपोनेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना? ये एंटी क्लॉकवाइज है, टेंशन का साइन थीटा। सही है, तो टेंशन का साइन थीटा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो फातिमा यहाँ पे लिख सकती है ना, टेंशन का साइन थीटा। सही है, तो टेंशन का साइन सर थीटा, फिर हम ये कह सकते हैं कि टेंशन का कॉस थीटा हमारे पास क्लॉकवाइज होगा? नहीं फातिमा, यहाँ पे टेंशन का कॉस थीटा ना यहाँ से एक्ट कर रहा है, ये टेंशन कॉस थीटा है, हम्म। टेंशन का कॉस थीटा मोमेंट नहीं कर सकता। यू राइट, टेंशन का कॉस थीटा बेसिकली डिस्टेंस के साथ पैरेलल है, टेंशन कॉस थीटा इज पैरेलल विद डिस्टेंस, इज पैरेलल विद डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, दैट्स व्हाई मोमेंट इज जीरो, दैट्स व्हाई इसका मोमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन जो टेंशन का साइन थीटा है, जिसको मैं अभी रेड कलर से बनाने लगा हूं, आप इसको देखें जरा, ये कंपोनेंट, असल ये क्या चीज है, टेंशन का cos थीटा साइन थीटा sin परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट ये वाला टेंशन का साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कंपोनेंट इसकी इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है। आई समझ? जी सर। तो हम टेंशन के साइन थीटा को परपेंडिकुलर ले लेंगे। चले शाबाश।
अब सॉल्व करते हैं। टेंशन का साइन थीटा परपेंडिकुलर आ गया फातिमा, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पिवट चेक करें। टेंशन का साइन थीटा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, देखिए शाबाश, कितने डिस्टेंस 2.4 इक्वल्स टू, क्लॉकवाइज में क्या किया है असल, देखो क्लॉकवाइज में क्या किया है, ये 2 क्लॉकवाइज है ना। सर W into 1.2 और 7.5 into 2.4। सही है, गुड, सही हो गया। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। सो W इंटू यू राइट 1.2 क्लॉकवाइज में, प्लस दूसरा 7.5 को 750 ले लेते हैं, जी की वैल्यू को हम इस वक्त 75 ले लेते हैं, जी की वैल्यू को हम 10 ले रहे हैं। अच्छा, इनटू डिस्टेंस ले लेते हैं 2.4। चलें सॉल्व करें, टेंशन आ जाएगी, वो आ जाएगा, वेट आ जाएगा मिसिंग, बिकॉज वेट किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक्ट करता है। मैंने डिस्टेंस 1.2 लिया वेट का। हमारा क्वेश्चन भी ये था कि आपने सॉल्व करना है, वेट ऑफ द रॉड निकालना है। दिस वाज आवर क्वेश्चन। हो गया सर 504.6 505। 505, तो मतलब वेट ऑफ द रॉड आ गया ना, जी सर। वेट ऑफ द रॉड आ गया 505 न्यूटन। न्यूटन्स। ठीक है फातिमा, देखो ये आता है आपको? फातिमा चेक करो। जी सर, एक मिनट। सर यही आना, हाँ, क्या आंसर है फातिमा आपका? 505। तो अब आपको ये समझ आया कि मोमेंट सॉल्व करते वक्त हमने देखना है कि जिन जगहों पे क्लॉकवाइज है वो ये जगह है, ये क्लॉकवाइज है डॉट, और ये डॉट क्लॉकवाइज है। ठीक है, और जी इसी सर। पे एंटी क्लॉकवाइज भी है। क्लियर? टेंशन का जो साइन थीटा है वर्टिकली, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया? असल क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगली बात, ये तो आपके पार्ट नंबर 1 ही है ना, बी पार्ट। आप बताएं, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन पॉइंट पी टुवर्ड लेफ्ट साइड। पॉइंट पी पे जो लेफ्ट साइड पे फोर्स है, पॉइंट पी है, पिवट जो है, वो कितनी फोर्स लग रही है? फोर्स ऑन पॉइंट पी जो लेफ्ट साइड पे, ये फोर्स बतानी है आपने। तो तो किसकी इसके लिए इक्वल? सिर्फ टी कॉस थीटा लेना है। यस, तो इसके लिए हम करेंगे टी कॉस थीटा। यू राइट फातिमा, थैंक यू वेरी मच। टी कॉस थीटा की वैल्यू करेंगे तो ये आंसर फोर्स आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं कितनी बनती है, करें सॉल्व। सर 150 न्यूटन। 150 न्यूटन्स। अच्छा देखो आंसर आया ये। 150 न्यूटन्स। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करें पॉइंट पी पे, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगेगी टू ऑन द रॉड? तो रॉड पे भी ऐसे फोर्स नहीं लगेगी? ये फोर्स क्यों लगेगी? एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। किसकी वजह से? न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। जितनी फोर्स टेंशन का कॉस थीटा पॉइंट पी पे लगाएगा टुवर्ड लेफ्ट साइड, अशर उसको बैलेंस करने के लिए अशर वॉल भी उतनी फोर्स लगाएगी रॉड पे। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कितनी फोर्स लगा रही है वॉल ऑन द रॉड, ऑन द रॉड, तो आपने वंस अगेन अपना आंसर किसके ऊपर छोड़ देना? टी कॉस थीटा के ऊपर, जिसकी वैल्यू है 150
50 न्यूटन। और रीजन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ। क्या चीज? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, सही रिवीजन हो रही फातिमा फोर्सेस मोमेंट्स की? जी सर। गॉड, देखो इसकी काफी क्वेश्चन। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने लगा हूँ ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों को काफी कंफ्यूज भी करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा गौर से देखने करना आपने, मैं आपको हिंट दूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है एग्जाम में कि अच्छा ये हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, और वॉल के साथ एक स्क्वायर किस्म का साइन बोर्ड लगाया हुआ है। साइन बोर्ड अच्छे से बनाता हूँ जरा, ये ठीक है, एक साइन बोर्ड है। अच्छा, साइन बोर्ड की जो सारी साइडें हैं ना उनकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कितना? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अशर कहते हैं ये साइन बोर्ड के मिडल में इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ये रहे, ये फातिमा वेट ऑफ द साइन बोर्ड है। क्या? वेट ऑफ द साइन बोर्ड। अच्छा, अब मसला ये कि ये हमारे पास पिवट है पॉइंट पी, ये पिवट है, पिवट मैंने दे दिया आपको। अब अशर ये साइन बोर्ड अपने वेट की वजह से गिरता है, इसको बैलेंस करने के लिए अशर ने क्या किया, यहाँ पे एक रॉड या चेन बांध दिया, कोई धागा, कोई थ्रेड, कोई रोप बांध दिया, ठीक है। अब इस रोप के अंदर टेंशन है 3.5 किलो न्यूटन्स जो इस पॉइंट पे लग रही है, पॉइंट एक्स पे। क्लियर? अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि आप बताएं एंगल अगर हो 60 डिग्री, एंगल कितना हो? 60 डिग्री। जरा सही करके लिख देता हूँ, नजर आए आपको। 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ऐसा चलें, अब आप मुझे बताएं फातिमा कि व्हाट इज द वेट ऑफ द साइन बोर्ड? व्हाट इज द वेट ऑफ साइन बोर्ड? ईच साइड इज 60 सेंटी, ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, हर साइड 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे, मैं वेट करूंगा। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में बच्चों एग्जामिनर ने ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। क्लॉकवाइज में तो बड़ा आसान है, आपके पास एक वेट है और वेट इनटू डिस्टेंस है आधा, 10 सेंटीमीटर, ये आ गया क्लॉकवाइज में। अब आप लोग बोलो एंटी क्लॉकवाइज में क्या क्या है? अशर बताओ एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन से मोमेंट्स हैं? सर टी कॉस थीटा। एक अशर कहते हैं टी कॉस थीटा, ये वाला, और जी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, जी ठीक है, गुड। तो टी कॉस थीटा इंटू 20, शाबाश, टी कॉस 60 इंटू 20, ठीक है, प्लस टी साइन थीटा इंटू 20। अब टी साइन थीटा मैंने क्यों लिया है बच्चों, बताएं? ये देखो, क्योंकि ये वो कंपोनेंट, ऊपर जा रहा है। ये टी साइन थीटा है और ये डिस्टेंस 20 है, दैट्स व्हाई मैंने इस मोमेंट को भी ले लिया है। क्लियर? आई समझ? जी सर। इसलिए अब आप ये करें, ये और ये येलो वाले ये टोटल हो गए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस साइड पे ये वाला हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट। अब जो मिसिंग चीज आप वो फाइंड कर लें, इक्वेशन आपकी बिल्कुल रेडी है। तो हमने टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट को टोटल एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल किया। चलें सॉल्व करें, शाबाश। आपको पता है टेंशन की वैल्यू और डिस्टेंस कॉमन है, तो आप टेंशन की वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3500 हो गया टेंशन की वैल्यू, ठीक है, इंटू डिस्टेंस को 0.2 ले लें, बल्कि 20 लेते चलें, सेंटीमीटर को चेंज ना मत करें। अंदर बच गया cos 60 प्लस साइन 60, और यहाँ पे आ गया 10W, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आएगा उस आंसर को इधर मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ, ठीक है।
हाँ जी, क्या आ रहा है वेट का आंसर? दोबारा बताओ क्या आंसर है? 9562। 9562 न्यूटन्स, यानी अशल का आंसर है 9.56 किलो न्यूटन्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी सर। फातिमा, देखें आपका आंसर बनता है ये वाला। सर यही आया। ठीक हो गया। सो अब आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन में बेसिक डॉज क्या थी। जी सर। हम एक रटा मार के ना टेंशन साइन हमेशा लेते थे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया है। टेंशन का साइन के बजाय टेंशन का जो कॉस्ट वाला कंपोनेंट है ये वाला, ये इसको भी मोमेंट में काउंट किया, क्योंकि इसका ये डिस्टेंस आ रहा है। आई समझ? टी जी कॉस्ट सर। के साथ ये डिस्टेंस आ रहा था, तो दैट्स वाई हमारे पास ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मोमेंट्स में अपथ्रस्ट भी आता है। क्या आता है? अपथ्रस्ट। तो आज आपका इंशाल्लाह फोर्सेस एंड मोमेंट। अच्छा, एक और चीज, अपथ्रस्ट से पहले मुझे एक बात बताएं, जब भी आपके पास क्लोज ट्रायंगल होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्लोज ट्रायंगल, तो उस टाइम उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। क्लोज ट्रायंगल का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किस में? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। मैं आपको समझाता हूँ क्लोज ट्रायंगल कैसे बनती है। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा क्लोज ट्रायंगल में। ठीक है, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। अब क्लोज ट्रायंगल बताता हूँ कैसे। अगर एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और ऐसे कहते हैं एक वेक्टर ऐसे है, दो, और ब्लैक वेक्टर ऐसे है, ऐसे रिजल्टेंट तीन, मुझे बताएं क्या ये क्लोज ट्रायंगल है कि नहीं है? लुक एट दिस। अच्छा देखो, क्लोज ट्रायंगल है ना? जी सर। ये देखो क्लोज ट्रायंगल है ना? जी सर। यानी अगर हम यहाँ से फातिमा पॉइंट ए से स्टार्ट करें, पॉइंट बी पे जाएं, फिर पॉइंट सी पे जाएं और वापस ए पे जाएं, तो क्या ए से बी जाने के बाद, बी से सी जाने के बाद दोबारा जब सी से डी हम आते हैं, तो क्या ट्रायंगल क्लोज नहीं होगी? ओके। मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज है बेसिकली। तो ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये डायग्राम अगर ऐसे होती, ऐसे फातिमा वेक्टर बना होता ये, और ब्लू वाला ऐसे बना होता ऐसे, और ब्लैक वाला ये बना होता ये, नाउ दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? दिस इज नॉट अ क्लोज ट्रायंगल। रीजन ये है, एक्चुअली यहाँ से यहाँ ऊपर तो आ गए, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, तो यहाँ पे मसला हो गया। आई समझ? इक्विलिब्रियम के लिए टोटल क्लॉकवाइज होना चाहिए असल, या टोटल एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब इस तरह की पिक्चर में क्लोज ट्रायंगल कैसे बनती है, देखना। इस तरह की पिक्चर में क्लोज ट्रायंगल कैसे बनती है? ऊपर ऐसे ऐसे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए एग्जाम में वो गिवन होती है। ठहरो मैं बताता हूँ। अगर मैं रेड वाले को ऊपर कर दूं, ये रेड हो गया, अच्छा ये ऐसे आ गया, ठीक है, जी। और बाकी ठहरो रेड को ऐसे बनाता हूँ, ये रेड ऐसे आ गया, जी और सर। टेंशन ब्लू वाली ऐसे आ गई, जी सर। इस तरह। और सबर सबर, यहाँ पे एक सर मसला इसमें करते रेड हैं। वाला नीचे नहीं कर सकते? क्या करें फातिमा? सबर। अब इसको क्लोज ट्रायंगल के लिए काम करते हैं। देखो रेड वाला जो वेट है नीचे आ गया, ये हमारे पास वेट आ गया, सॉरी, ये देखें, ये वेट आ गया ना। वेट के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है टेंशन का कॉस्ट थीटा, वो ये आ गया, और मेन टेंशन ऐसे आ गई, ये देखो, ये तो ये ओवरऑल क्या बन गई? क्लोज ट्रायंगल। क्या बन गई? वेट, ये देखो, ये लुक एट दिस, नाउ दिस इज क्लोज ट्रायंगल। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट, ये वेक्टर टोटल इक्विलिब्रियम में है, पूरा सेटअप सही है। ये जो रेड वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ ड्रॉ किया है, ये वेट है। ग्रीन वाला कंपोनेंट जो वॉल एग्जर्ट कर, ये फोर्स कॉस्ट वो है, और जो मेन ब्लू वाला वो टेंशन है। तो किसी भी सेटअप में आपके पास क्लोज ट्रायंगल होना जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट इसमें हो, इक्विलिब्रियम के अंदर हो। ठीक हो गया? जी सर। यूनिट 3 में कोई और चीज ऐसी है जो आपके माइंड में है बच्चों?
मुझे भी याद आ गया। लास्ट जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। हमारे पास ये सीलिंग है फातिमा, ये आपने मैकेनिक्स में बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, क्लियर। अच्छा, हमारे पास ये एक रेड वाली फोर्स है, इसको हम कहते हैं टेंशन 1। एक ये ब्लैक वाली फोर्स है, इसको कहते हैं टेंशन नंबर 2। ये टेंशन 1 और टेंशन 2 इसलिए आती है कि हमने एक यहाँ पे वेट हैंग कर दिया चल, और इसकी मास है 8.5 किलोग्राम। अब एग्जामिनर हमें कहते हैं यूज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या आइडिया फोर्सेस इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम। मैकेनिक्स में तो बहुत ही जरूरी है, तो फिजिक्स में भी। आप मुझे हेल्प करेंगे कि इसमें टोटल डाउनवर्ड और टोटल अपवर्ड फोर्स को लेना है, टोटल लेफ्टवर्ड को टोटल राइटवर्ड के इक्वल करना है, ठीक है। तो आप किस आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ये वेट ऑफ द ब्लॉक हम निकाल लेंगे मास इनटू ग्रेविटी से, सही है। अब चलें इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले चले काम करते हैं। टोटल अपवर्ड फोर्सेस 2 हैं, दोनों टेंशन के साइन थीटा, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स में सिर्फ वेट है ब्लॉक का। तो चलें इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं फातिमा। टोटल अपवर्ड फोर्स में क्या ये चीज अपवर्ड नहीं है, देखते हैं। लुक एट दिस, ये देखो, क्या ये वाली फोर्स अपवर्ड नहीं है? ये टेंशन का साइन है, कॉज है? अच्छा, ये टेंशन का साइन है, कॉज है? साइन सर, साइन। अच्छा, ये टेंशन 1 का भी साइन यही है, टेंशन 2 का भी यही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फातिमा, ये टेंशन 1 का साइन 30 है और टेंशन 2 का साइन 60 है। साइन है, कॉज है? एंगल के साथ वाले कॉज होते हैं ना सर, ये कॉज है ना? कॉज है शहजादे, ये तो कॉज है बच्चे, ऊपर की तरफ। अब अशल ने याद किया कि ऊपर की तरफ हमेशा साइन होगा, लेकिन यहाँ पे देखो कॉज है। असल ये एंगल के साथ एडजेसेंट है, एडजेसेंट कभी भी साइन नहीं होता, जी सर। कॉज होता है। अच्छा, अब एंगल के सामने वाले देखो, यहाँ से लुक एट दिस। अब देखना, ये वाला कंपोनेंट असल ये साइन है, कौन? और ये वाला, ये जो ब्लू है, ये भी साइन है। ये भी साइन है। इसका मतलब ये टेंशन 2 का साइन ऑफ 60 है, और ये वाला टेंशन 1 का साइन ऑफ 30 है, सही है। जी सर। तो अब हम देख के इनको चलें इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं जरा। आ जाओ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट को राइट से डील करूं या आपको डाउन से करूं फातिमा? अप और डाउन? अप और डाउन। चलो, टोटल अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? बोलो। T1 cos 30 और T2 cos 60। वेरी गुड। T1 cos 30, वेल डन फातिमा, प्लस T2, बोलें T2 cos 60। cos 60 इक्वल्स टू, डाउनवर्ड की जगह हम mg की ब्लॉक के वेट की वैल्यू लगा देंगे, 885 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये बन जाएगा T1 cos 30 की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.866, तो 0.866 T1 प्लस 0.5 अच्छा T2 इक्वल्स टू, अगर हम ग्रेविटी 10 ले लें तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 85। तो असल की ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, विच इज सिंप्लीफाइड इक्वेशन, ठीक है असल, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। आप खुद कंस्ट्रक्ट करो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कंस्ट्रक्ट करें, लेफ्ट इक्वल टू राइट करो ना, लेफ्ट को राइट के इक्वल करो, इक्वेशन बन जाएगी। बोलो, टेंशन 1 साइन ऑफ 30, बोलो शाबाश फातिमा, is equal to tension 2 sin 60। साइन ऑफ 60, शाबाश। अब यहाँ से बचो, आप टेंशन साइन इसकी वैल्यू है 0.5, तो आप टेंशन 1 को सब्जेक्ट बना लोगे ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। साइन 60 0.866, टेंशन 2 ओवर ये 0.5 नीचे ले आओ अगले पार्ट में, ठीक है क्लियर। तो टेंशन 1 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डैश टाइम्स टेंशन 2, तो इस वैल्यू को उठा के आप इधर पुट कर दोगे टेंशन 1 की जगह, सॉरी इधर, ठीक है। जी सर। तो ये आंसर इधर इस साइड आएगा 1.72 आएगा फातिमा, 732। 732। बच्चे ये जो वैल्यू आपकी निकल गई है ना टेंशन, ये वैल्यू, इसको उठा के टेंशन 1 की जगह रिप्लेस कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है,
ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये जो दो इक्वेशंस बन गई है ना, इसको मैं ग्रीन से शेड कर देता हूँ। ये दोनों इक्वेशंस, एक ग्रीन वाली इक्वेशन है और एक येलो वाली, इनको बस आपस में अपने सॉल्व करना है। 2 मिनट आपके पास सॉल्व करो। एक मिनट दोबारा बोलो, T1 की वैल्यू क्या आई है? 97। T1, अच्छा T1 आ गया 97 न्यूटन्स T2 56। और T2 कितना आ गया? 56। 56 न्यूटन्स। देखो फातिमा, क्या आपकी आंसर्स ठीक है? T1 और T2 सही है। तो ये था हमारा चैप्टर फोर्सेस एंड। अब बात सुने फातिमा, जब भी आपको टाइम मिले एशल, तो आप फर्स्ट 3 यूनिट्स के जो क्वेश्चंस है ना, 3-3-4 लाजमी करें। फोर्सेस मोमेंट्स यूनिट 3 आपके पास, उससे पीछे यूनिट प्रोजेक्टाइल था, फिर अनसर्टेनिटी था। ठीक है, इंशाल्लाह जो अगला मेरा लेसन होगा डायनामिक्स एंड मोमेंटम पे होगा, क्लियर, वो मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा आपको, बिकॉज मुझे पता है कि एक दफ़ा आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो इंशाल्लाह नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप योर ए ग्रेड। क्लियर? हाँ, जो लोग वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अगर फर्दर मेरे लेसन देखना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तो आपको फ़ायदा होगा।